अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेजर डॉक्टर इब्राहिम इसराइल पॉल। मैं फ़ौज से रिटायर्ड हूँ और अभी अडयाला रोड पे और आल एहसान हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज के मौजू जो है वो हेयर फॉल है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे कॉमन तो मैंने देखा है कि मर्दों में तो खैर जेनेटिक एलोपेशिया, जिसको हम मर्दाना गंजापन कहते हैं, वही एक सबसे बड़ी कॉज है। लोग वैसे डैंड्रफ की तरफ भी आते हैं कि जी शायद डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो, लेकिन मेरे तजर्बे में डैंड्रफ हेयर फॉल को इंक्रीज़ नहीं करता। मर्दों में टेंशन भी एक रीज़न है, जो कि आजकल के मुआशी हालात की वजह से हर कोई तकरीबन किसी न किसी टेंशन में मुब्तला है। तो एंग्जाइटी टेंशन हेयर फॉल को बढ़ाती है। और हमने स्टूडेंट्स में भी एग्ज़ाम्स के दिनों में देखा है कि उनका हेयर फॉल वगैरह बढ़ जाता है, डैंड्रफ भी बढ़ जाती है, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट रीज़न। हार्मोनल चेंजेस ऐसी जिस्म में आती हैं। तो मर्दाना गंजापन, उसमें एक कुदरती तौर पर मर्दों में गंजापन है कि उनका हार्मोन इसको प्रमोट करता है। फीमेल्स में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने देखी है वो है उनमें खुराक की कमी। खुराक की कमी में आप मैक्सिमम अगर बच्चियों के हीमोग्लोबिन चेक करें तो दैट विल बी बिलो नॉर्मल। डाइट खाने में हमारे यहाँ मुआशी हालात की वजह से भी कई लोग शायद पूरी तरह अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन कई इंटेंशनली में भी मोटापे से बचने के लिए या फिगर मेंटेन के लिए कुछ डाइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। दैट हैज़ गॉट नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन हेयर, तो उसमें हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा जब भी कोई फीमेल पेशेंट आए तो उसमें ये उनका ब्लड का टेस्ट ज़रूर करवाता हूँ, ताकि एक बेसलाइन पता चले कि उनमें हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि बुनियाद को भी ज़रा बेहतर करना चाहिए। देन आई एडवाइज़ अकॉर्डिंगली डाइट का प्लान, और या जो भी वट एवर मेडिसिन दे नीड, आयरन या बी कम्प्लेक्स फॉलिक एसिड वगैरह जो उनमें ज़रूरत होती है वो उनको रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा डाइट में और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रेश फ्रूट्स वगैरह और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाएं, और ये सारी चीज़ें डाइट के लिए अच्छा है। अंडा कोई मना नहीं है। लोग असल में मोटा होने से बचने के लिए ज़्यादातर ख़वातीन इन चीज़ों को अवॉइड कर रही होती हैं। प्रेगनेंसी एक रीज़न है जिसमें बॉडी पे स्ट्रेस आता है, तो इसको टिलोजम एफ्लूवियम कहते हैं कि उसके बाद बाल कुदरती तौर पर ज़्यादा गिरते हैं। और ये भी कोई भी फेब्राइल इलनेस हो, यानी कि जिसमें बुखार हो, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, या इवन रिसेंटली जितनी भी ये वायरल इन्फेक्शन डेंगू वगैरह है, उनके बाद हेयर फॉल बढ़ जाता है। फिर मुख्तलिफ़ मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रही होती हैं, कि कैंसर की ट्रीटमेंट है, या प्रोलॉन्ग एंटी टीबी है, या हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट है। तो बॉडी में एक बीमारी का स्ट्रेस, ऊपर से एंग्जाइटी टेंशन, उसमें भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंगली हर पेशेंट को देखना पड़ता है कि इसमें रीज़न क्या है और उसी के लिहाज से उसको ट्रीट किया जाए। ट्रीटमेंट में आजकल कंपनियां बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हैं। काफ़ी नई इसमें रिसर्च भी आ गई है कि जो बालों की ग्रोथ के लिए और एंड ऑर्गन पे जो हार्मोनल इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी कम करती हैं, जिससे कि हेयर फॉल जो है ना वो कम हो जाता है। तो कुछ सीरम्स हैं, जैसे एक ये कंपनी ने अभी ये फॉलिक केयर के नाम से ये इंट्रोड्यूस कराया। तो इसमें जिंक है, बायोटिन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये बाकी चीज़ें जो स्किन की नॉरिशमेंट के लिए या बालों की नॉरिशमेंट के लिए अच्छी हैं, स्कैल्प की।
ताकि हेयर ग्रोथ उसके लिहाज से बेहतर रहे। तो आई हैव फाउंड दिस स्प्रे की शक्ल में ये है, तो सुबह और रात को इसको हम स्प्रे कराते हैं, तो इससे हेयर फॉल वाज़े तौर पर उसमें कमी वाक़ होती है। इन्हीं का एक शैम्पू भी है, तो हम हफ्ते में 2 या 3 बार उस शैम्पू का इस्तेमाल भी रिकमेंड करते हैं, ताकि एक तो क्लीनलीनेस भी हो और उसमें भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं कि जो हेयर फॉल को रिड्यूस करने में मुआवन होती हैं। तो दोनों का कंबाइन इफ़ेक्ट है ये शैम्पू का और ये स्प्रे का। कई कंपनियां इसी तरह की प्रिपरेशन है जिसमें वो सीरम की फॉर्म में है वो स्प्रे के बजाय, तो वो भी यूज़ की जा सकती हैं कि उसमें 10 से 15 कतरे जो है या 20 कतरे से ज़्यादा नहीं, वो सर पे सुबह और रात को लगाया जा सकता है। या स्प्रे की शक्ल में अगर प्रिपरेशन है तो वो मॉर्निंग और इवनिंग सर पे उसको स्प्रे करें और फिर ज़रा आराम से उंगलियों के ये एड से उसको मसाज कर ले ताकि वो ज़रा अच्छी तरह जज़ब हो जाए। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपके हेयर फॉल बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन जनरल सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डाइट भी बेहतर रखें और अपना लिविंग स्टाइल कोशिश करें कि टेंशन फ्री हो और क्लीनलीनेस पे तवज्जो दें, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में डस्ट है, धुआं है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इन गाड़ियों की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से। तो इन चीज़ों का भी एक इफ़ेक्ट स्किन पे और हेयर्स पे भी, हर चीज़ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, रेडिएशंस का है। तो जिनसे मुमकिन हो सके जितना हद तक वो तो करें और बाकी अपनी जनरल सेहत का भी ख्याल रखें। इन दवाइयों को भी इस्तेमाल करें तो खुदा के फजल से आपको ज़रूर बेहतरी होगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इनका इस्तेमाल एक जो रिकमेंड हो करे डॉक्टर के कितने अरसे के लिए करना है वो ज़रूर करें। एक ही महीना इस्तेमाल करके आप मायूस ना हो जाएं कि ये इफ़ेक्ट अभी नहीं आया। कई लोगों में जो मैंने अच्छा देखा है कि कम से कम भी 3 से 4 माह तक लगातार इस्तेमाल करें तो फिर जाके एक ज़रा बेहतर इफ़ेक्ट आपके जो है ना हेयर फॉल में आता है, जो कि आप जब तक के पूरा कोर्स नहीं करेंगे या इसको इतनी देर तक फॉलो नहीं करेंगे आपको बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिल सकते। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो भी आपको डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसकी हदायत पे पूरी तरीके से अमल कीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।